सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। आज फिर से आपके सामने टारगेट सीरीज का आज तीसरा दिन है। प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेलवे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये बेसिकली आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए मैंने जो सीरीज़ चलाई है टारगेट सीरीज की, उसका आज तीसरा दिन है। इसमें मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन का लेवल सुपर लेवल होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेवल बढ़िया लेवल होगा। आप जिस क्वेश्चनों में आपका दिमाग लगे ऐसा लेवल आज आपको लाया हूँ। ठीक है, और ऐसे एक सवाल अब की बार आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन में पूछे जाएंगे, क्योंकि कंपनी बदल चुकी है। पिछली बार आपका पेपर टीसीएस ने करवाया था, अब की बार पूरी संभावना है कि आपका पेपर एडुकेटी करवाएगी। ठीक है, तो कोई सी भी एजेंसी आए, लेवल धमाकेदार होगा, बेस्ट लेवल होगा। तो मैं आपको धीरे धीरे हिंदी की भी जो क्लास है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, 20 क्लास में हम हिंदी ख़त्म कर रहे होंगे। कितनी क्लास में? 20 क्लास में। तो 20 क्लास में क्या कर रहे होंगे? हम हिंदी को समाप्त कर रहे होंगे। और याद रखना, यदि आपने 20 क्लास हिंदी की देखी तो मैं गारंटी देता हूँ इनसे बाहर 25 क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आपके भाई का आपसे दावा है, प्रॉमिस है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा इन 20 क्लास से। करवाऊंगा इन्हें, अभी नहीं, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा उससे जस्ट एक महीने पहले आपकी हिंदी की क्लास चालू हो जाएगी। अब आप इन्हें पढ़ते रहो। तो आज की क्लास में होंगे आपके 20 क्वेश्चन। 20 में से आपके जितने भी सही हो, ईमानदारी से कमेंट करना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको आज बता दूं कि आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे रहेंगे एसएससी जीडी के और आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन होंगे। और हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो सीआरपीएफ एससीएम जो उसका एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन होंगे। आज बेहतरीन लेवल होगा क्वेश्चनों का। स्कोर बताना आप, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जरा इसे। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर में। ठीक है, क्या सवाल है? 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है? ठीक है, आ जाओ। देखो, हमें a+b का मान दिया। मानो पहली टोकरी में a संतरे और दूसरी टोकरी में b संतरे, और दोनों को मिलाकर 640 संतरे हमारी टोकरी में है। ठीक है, ये कह रहा है पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग निकाल लो। मानो पहली टोकरी में संतरे हैं तो a में से a/5 हमने निकाल दिया। ठीक है, वो काय में डाला, वो बी में डाल दिया, इसका a/5 डाल दिया होगा। कोनो दिक्कत, यहाँ तक परेशानी नहीं है। ठीक है, तो 5a में से a गया तो 4a बचेगा यहाँ पर, 4a बराबर, तो 5b + a हो जाएगा, 5b + a, और नीचे 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ से रेशियो बताना, a रेशियो b का कितना रेशियो होगा, मुझे रेशियो बता दो। a रेशियो b का कितना रेशियो होगा, बोलो। कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है ना? है भैया, मैं टोकरी बी में तो टोकरी में डाल दिया था, दोनों संतरों की संख्या बराबर हो गई। ठीक है, इसका a/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो 5a में से a जाएगा तो 4a बचेगा, और बराबर में 5b + में a। ठीक है, तो a रेशियो b बताना मुझे, a रेशियो b। तो यहाँ से घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3a बचेगा, तो 5:3 हो जाएगा। जो रेशियो निकलेगा यहाँ से 5:3। अब हमें क्या दिया है? अब हमें दिया है कि पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है। तो दोनों टोकरी में कितनी है? 640। तो 5 और 3 8, तो एक टोकरी में एक टोकरी की कितनी हो जाएगी? तो 5 और 3 8, 80 हो जाएगी। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 की, तो 5 के 80 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 8 = 40, कितनी हो जाएगी? 400। 400 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़िया लेवल है।
आज का जो लेवल है वो बढ़िया लेवल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो 400 होगा, ठीक है। क्यों, देखो कैसे, आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन क्वेश्चन दमदार होंगे। देखो 5 और 3 8, 640, 8 से कितनी बेर जा रहा है, 80 बेर। और पूछिए कि पहली टोकरी में संतरों की संख्या, तो पहली टोकरी में 5 संतरे हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई 80 में कर देंगे, ठीक है। दूसरी टोकरी में पूछता तो दूसरी टोकरी में निकाल सकते थे, तो 3 इंटू में 80 कर देते, 3 इंटू में 80 कर देते, तो कितने हो जाते 3 इंटू में 80 करके 240। ये सेकंड टोकरी में, ठीक है। तो आओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है, स्लोगन्स चैप्टर से, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कैसा करोगे बताओ जरा। सभी आयत सबलंब है, जो सभी जो आयत है, सभी आयत, आयत को क्या लिख लूँ, सभी आयत सबलंब है, सबलंब है। और सभी सबलंब जो है हमारे समानांतर चतुर्भुज है। क्या है, इसे ऐसा प्रकट करते हैं, समानांतर चतुर्भुज है। और कोई समानांतर चतुर्भुज वृत्त नहीं है। क्या नहीं है, वृत्त नहीं है, वृत्त। कोई समानांतर चतुर्भुज वृत्त नहीं है। आओ पहले क्वेश्चन की तरफ, पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है, कोई आयत वृत्त नहीं है। क्या, जब कोई आयत जो है, देखो जो बाहर का गोला है ना, यदि उसे ही मना कर दिया गया है तो जो अंदर के होंगे वो सारे ही रोंग होंगे। तो पहला, कोई आयत जो है वो वृत्त नहीं होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंदर है, इस गोले के, बड़े वाले गोले के अंदर है, तो ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा, कोई सबलंब वृत्त नहीं है। सबलंब तो ये वाला है, तो सबलंब ये भी बड़े वाले के अंदर है, तो ये भी सही होगा, ये भी बिल्कुल सही होगा। तीसरे को और सेटिस्फाई कर लो भैया। तीसरा क्या है, सभी आयत समानांतर चतुर्भुज है। क्या सभी आयत जो है, क्या ये सभी आयत क्या समानांतर चतुर्भुज है, क्या समानांतर चतुर्भुज है क्या। मैंने कहा भाई साहब ये भी बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गए, ये इसका तीनों अनुसरण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में सभी 1, 2 और 3, ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड मास पर, एक क्वेश्चन बीएसएफ ट्रेड्समैन में 100% पूछा ही जाएगा, इसे लिख कर ले लो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखो डायरेक्ट इसे सोल्व कर लो सबसे पहले। तो 17 और 10 27, 27 में से 3 जाएंगे तो माइनस में 24 बचेगा, ठीक है। माइनस में 24, ये माइनस 24 है तो प्लस के 24 हो जाएगा, प्लस के 24 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं हो रही, देखो ठीक है। तो 12 12 144, ये कट गया, तो यहाँ 1 बचेगा। ये माइनस है ना, माइनस अंदर जाके प्लस के 4 हो जाएगा, और ये प्लस के 24 है ही, ये प्लस के 4 और ये प्लस के 24 है ही। तो 24 और 4 कितने हो गए, 29 हो गए, 29। 95 हमारा ये उत्तर है, तो 95 में से 29 घटा दो, तो 15 में से 9 गए 6, ठीक है, और 8 में से 2 गए 6, तो 66 इसका परफेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। डायरेक्ट ऐसे ही करना है, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। बोर्ड मास पे टाइम आपको बर्बाद नहीं करना। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास हमसे क्या कहता है, बोर्ड मास हमसे कहता है BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करने होंगे, ओ हमें ऑफ कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, मल्टीप्लाई ऑफ की, ठीक है। फिर हमें भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा, फिर हमें गुणा करनी होगी, फिर हमें जोड़ना होगा, और फिर हमें घटाना होगा, फिर हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। इस सीक्वेंस में चलना पड़ता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एक क्वेश्चन लिख कर ले लो, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है जी। तो 6 खिलाड़ी एक गोल मेज के परिध है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। आर एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, आर और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। वी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एन के और वी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एम और आर के ठीक बीच में कौन बैठा होगा, ये आपसे पूछ लिया। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये बता दिया। कितने जने बैठे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 5 6, ठीक है। ये दायां होगा, ये बायां होगा, ये बायां होगा और ये दायां होगा, ठीक
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कोनो परेशानी कोनो दिक्कत नहीं गुरुदेव, ठीक है। आर एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो आर होगा, आर वो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर प्रॉपर है, ठीक है। तो आर जो होगा वो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर और के बीच केवल दो व्यक्ति है, आर और के बीच दो व्यक्ति, तो के यहाँ को लिख लूँ, चाहे हाथ से बटाओ यहाँ से भी दो होंगे और यहाँ से बटाओ तो यहाँ से भी दो होंगे, ठीक है। आर और के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। और क्या कह रहा है, वी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे कह रहा है एन के और वी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एन जो होगा के और वी दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा, कोनो परेशानी नहीं जी। अब आगे कहता है वी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। वी जो होगा वो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा होगा, तो एस यहाँ पर होगा। पूछा क्या है, एम और आर के ठीक बीच में कौन बैठा है। एम और आर के ठीक बीच में, तो एक बची हमारी, तो एम और आर के ठीक बीच में कौन है, तो एम और आर के ठीक बीच में एस है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप इसे करके देखना क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन बढ़िया है। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन में पूछा जाएगा, एकल बट्टा। एक व्यापारी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। व्यापारी इस घाटे मूल्य पर 1 और 36.5% की छूट देता है। दोनों कटौतियाँ एकल कटौती के बराबर होगी। ये तो इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसे बताओ। 20 + 36.5 माइनस 20 × 36, 365 लिख लो, बटा इंटू में 10 और ये भी लिख लो, ठीक है। जो कुछ कट रहा हो काट दो उसे, जल्दबाजी नहीं। 20 और 36 कितना होता है बताना जरा, तू बता भाई। तो 36 और 10 46 और 10 56, तो कितना हो जाएगा ये 56.5, ठीक है। माइनस क्या होगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 से उड़ाना इसे, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, तो ये कितना हो जाएगा 7.3 हो जाएगा। 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे पॉइंट से बाद में। और 56 में से 7 गए, तो कितने बचते हैं 49 बचते हैं। तो 49.2% इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे बढ़ें, समझ में आया हो क्वेश्चन, तो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये सवाल को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सवाल यहाँ से पढ़ना है और यहाँ तक पढ़ना है। तो एल और एम के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। एम आई और जे का निकटतम पड़ोसी है। एच आई के ठीक दाएं बैठा है। के बाएं से गिने जाने पर के और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे होंगे। तो मैं यहाँ बना दूँ इसे, व्यक्ति 6 है, 1 2 3 4 5 6। देखना सबसे पहले मैं ये ज़रूर लिखना है, दायां और बायां, और बायां और दायां कहीं भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, बाहर आए अंदर आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परिते आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एल और एम के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। एम आई जगह निकटतम एच आई, देखो एच को मैं यहाँ बना लूँ, ठीक है। और कहता है कि एच जो है ना वो आई के ठीक दाएं हैं, आई यहाँ पर है, ठीक है। अब एम आई और जे का निकटतम पड़ोसी है। एम जो होगा ना वो आई, एम जो होगा वो आई और जे का निकटतम पड़ोसी होगा, ये इसने दे दिया। अब आगे कह रहा है एल और एम के बीच दो व्यक्ति है। तो एल और एम के बीच, तो एल को यहाँ बैठना होगा, बोलो यहाँ से भी दो होंगे, यहाँ से भी दो होंगे, ठीक है। एल और एम के बीच केवल दो व्यक्ति है। एच आई के ठीक दाएं बैठा है। के बाएं से गिने जाने पर के और एच के बीच, तो के कहाँ पर होगा, के यहाँ होगा, के यहाँ होगा। पूछा के बाएं से गिने जाने पर, तो बायां ये है, के बाएं से गिने जाने पर के और एच के बीच कितने व्यक्ति है, यही तो बैठा है भाई, एक ही व्यक्ति बैठा है, एक भी नहीं, एक व्यक्ति। कितने व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एक व्यक्ति बैठा है के बाएं से गिने जाने पर। यदि आप के दाएं से गिनोगे तो कितने व्यक्ति बैठे होंगे, जे एम और आई, 3 व्यक्ति। कद, जब आप के दाएं से गिनोगे तब, ठीक है। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आप इसे करके बताओ, ठीक है। कुछ वस्तुएं
4500 में खरीदी जाती है। यदि 1/3 वस्तु 15% की हानि पर बेची गई तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% लाभ प्राप्त हो? एक चीज़ मुझे बताएगा कोई बच्चा? क्या इसमें एलिगेशन मेथड नहीं लग सकता? भाई वस्तु कितनी है? टोटल 1/3 वस्तु है, टोटल 3 वस्तु होगी। एक 15% की हानि पर और 2 बिकी होगी 20%। प्रॉफिट कैसे लगाते हैं? 15% की हानि, X% का प्रॉफिट और 20% का टोटल लाभ। CP पर बनना है और CP, और याद रखना जब प्रॉफिट एंड लॉस पर आप एलिगेशन लगाते हो तो हमेशा नीचे CP का रेशियो आता है। और CP हमें दे तो रखा है 4500 रुपये, ठीक है। 3 का 4500 है तो 1 का कितना होगा? बोलो ना आप, 1 का कितना होगा? 1500 होगा। यदि 1 का 1500 है तो बचा कुचा कितना होगा? 4500 में 15 गए 3000, ठीक है। तो 15 दूनी 30, तो 1:2 होगा। बस यही तो कहता है सवाल, यही तो कहता है। पर 15 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे 15 प्लस में 2x और बराबर में कितना होगा? 2 और 1 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, 60। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? पहले तब जाएगा 15 जुड़ जाएगा तो 75। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 37.5%। 37.5%, जो कि आपको किस में दिया? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे एलिगेशन से ही करोगे सवाल को, इसे बिन एलिगेशन के भी करा जा सकता है, लेकिन यही इसका बेस्ट मेथड है इस सवाल को करने का। क्वेश्चन नंबर 8, एक सवाल आपको BSF ट्रेड्समैन पूछेगा, लिख के ले लो, याद रखना। एक क्वेश्चन कैलेंडर का आएगा ही आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है कैलेंडर का। देखो, हमें तो बताओ कि एक UPSSC पेट में एक क्वेश्चन पूछा गया कैलेंडर का, उसे मैं इस क्वेश्चन के बाद पूछूंगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखो, इस लाइन को मत पढ़ो, ठीक है, ये लाइन आप मत पढ़ो, ठीक है। इस सवाल में ये लाइन तब पढ़ी जाती है जब इस लाइन का यूज हो। इस सवाल में इस लाइन का कोई यूज नहीं है। कैसे पता पड़ी गुरुजी? देखो ना आप, अब देखो पहले 2 अक्टूबर मैं लिखता हूँ 2। मैंने सवाल जो था, देखो 2 अक्टूबर का कोड 0। अपने देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर का कोई सवाल का तरीका नहीं होता, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है वो सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है कैलेंडर को सोल्व करने का। तो बताओ, 2 अक्टूबर प्लस 0 प्लस 12 और प्लस 4 × 12 और प्लस कोड कितना होता है? 2012 का 6। और इन सभी को 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे इसे कितना आएगा बताओ? 12 और 2 14 तो कट गया, तो 6 और 3 9, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचता है। तो 2 पर गिनो, सोमवार मंगल, तो मंगल आ रहा है। तो अब इसका हमें कोई यूज नहीं है, इस सवाल का इस लाइन में कोई भी यूज नहीं है, इस सवाल का, ठीक है जी। अब हमें सिंपल सवाल हो गया। ये तो इससे बढ़िया इस सवाल को ऐसे दे देता कि 1 अक्टूबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो बताओ, 1 प्लस अक्टूबर का कोड 0 प्लस 16 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 7 कोड होता है। इसे हम 6 कोड होता है, 6 7 नहीं होता, 6 कोड होता है। कितना होता है? 6। अब करो तो 6 और 1 7, इसे क्या लिख दूँ? 14 प्लस 2 लिख दूँ क्या? तो 14 कट जाएगा ये। तो 4 और 2 6 बचा, तो 6 पर क्या आता है? शनिवार। 6 पर क्या आता है? गिन लो ना आप, शनिवार आएगा। तो शनिवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक मुझे उत्तर बताओ, 11 फरवरी, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। 11 फरवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अगली वीडियो में करवाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। और एक बताओ, 11 फरवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके कैलेंडर के हैं, ठीक है। ये दोनों ही आपके क्या है? ये दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अगली क्लास में इनका उत्तर आपको मिलेगा, कमेंट करके इनका जवाब जरूर देना, ठीक है। तो UPSSC पैट ने क्या पूछा? UPSSC पैट ने पूछा कि लीप वर्ष में, ठीक है,
लीप वर्ष में यदि पहली तारीख को, लीप वर्ष में यदि पहली तारीख को सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, सोमवार नहीं था, यहाँ था बुधवार, यहाँ बुधवार था, क्या था, बुधवार था यहाँ पर। जुपिटर प्लस पैट 2025 7 सितंबर की सेकंड शिफ्ट कल का ही करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो कितना ताज़ा ताज़ा पेपर है। लीप वर्ष की यदि एक तारीख को क्या था, बुधवार है, ठीक है। तो 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछ लिया भैया उसने, ठीक है। तो मैंने बताओ लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष होता है 366 दिन। लीप देखो क्लास बढ़ी जाएगी। ये पूछा गया यूपी SSSC पैट में, और कद पूछा गया 2025 में 7 सितंबर को पूछा गया ये क्वेश्चन है, याद रखना। क्लास 1 घंटे की जा सकती है, घंटा फालतू भी हो सकता है, लेकिन कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा। तो 366 अर्थात 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो हम जानते हैं यदि लीप वर्ष की पहली तारीख को सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, उससे +1 जोड़कर होगा मंगलवार। तो देखो कैसे, तो लीप वर्ष में यदि पहली तारीख को बुधवार है तो अंतिम दिन क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार। क्या रहा होगा, बृहस्पति। गुरुवार लिख दो ना, ठीक है, गुरुवार लिख दो। तो क्या रहा होगा, गुरुवार रहा होगा, याद रखना। तो क्या होता है, जो लीप वर्ष का पहला दिन होता है उसका अंतिम दिन जो होता है उस वर्ष का +1 करके होता है, ठीक है। और साधारण वर्ष में ऐसा नहीं होता, जो पहला दिन हमारा सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। उसमें होते हैं 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, ये आपके उसमें होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्वेश्चन है, होमवर्क होगा आपका, होमवर्क होगा कि यदि लीप वर्ष में ठीक है, यदि लीप वर्ष में अंतिम दिन लिख दूं यहाँ, यदि लीप वर्ष में 1 तारीख लिख लो, 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, तो उस वर्ष कितने सोमवार रहे होंगे, कितने सोमवार रहे होंगे बताना जरा, ये क्वेश्चन बताना। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है साधारण वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है साधारण वर्ष में भी आपको बताना है, साधारण वर्ष में भी आपको बताना है। ये भी होमवर्क क्वेश्चन आपके 2 रहे। तो 4 होमवर्क क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूँ और चारों ही कैलेंडर पर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आकार का है। फिर उसने इसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनाई। केक को चॉकलेट में डुबाने के बाद उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, बताएगा कोई बच्चा इस क्वेश्चन को। लाजवाब क्वेश्चन है, देखो कैसे। एक ये गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, इसकी त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर जब ये फ्रीजर में हमने चॉकलेट में डुबाया और फ्रीजर में धर दिया, इसके मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी परत बनी। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, देखो 2 ये हो गई, तो ये हो गई 6 और 2 ये 8 हो गई इसकी त्रिज्या। बड़े वाले गोले की कितनी हो गई, 8। जुड़ जाती है, याद रखना, हमेशा जुड़ेगी। अब उसके वर्ग प्रश्न में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। तो वर्ग प्रश्न क्या होता है, गोले का 4πr² रेशियो 4πr²। तो अचर राशि को काट दो,
जो चर राशि है ना उसे काट दो। ये 2 से 2 जीरो, ये 2 से 2 जीरो क्या, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो R1 पहले कितना था, 36 था, बाद में कितना हो गया, 8 64 हो गया। ठीक है, तो जो कुछ कटना होगा इसे भी काट दो। ठीक है, 4 से उड़ाओगे 4 निम में 36, 4 से उड़ाओगे 16 चौका 64, कितने बड़े, 7 बड़े, तो 700 हो जाएगा 9 पर। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72 तो चलेगा, 9 सत्ते 63 चलेगा। तो 7 में 7 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है और 7 इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। 77.78% इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, क्वेश्चन बढ़िया है, देख लेना। बीएसएफ ट्रेड्समैन में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं अब अगले की तरफ। ठीक है, इसे बताना जरा, ये क्वेश्चन नंबर लाजवाब है, याद रखना ये लाजवाब क्वेश्चन है। और ये आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025। बताना जरा इसे। तो X रुपये की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 83,853 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रतिमाह 10 माह पर संयोजित होता है। X का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो 12 जो दर होगी कितनी होगी, हमें दर के बारे में बताओ। तो दर होती है 12 महीने की, 12 महीने की यदि 12% है तो 1 महीने की 1% और 10 महीने की 10% हो जाएगी। बोलो। ठीक है, ये तो होगी रेट की बात, लेकिन टाइम की बात करें, क्योंकि 10 माह पर निकालना है हमें टाइम। ठीक है, 2.5 वर्ष का मतलब क्या होता है, 12 दूनी 24 और 6 30 होता है, तो बटे 10 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3। ये होगी 3 ईयर्स की बात, ये होगा टाइम, ये हमारे पास होगा टाइम। अब 10% दर है और टाइम 3 ईयर्स है, तो आप रेशियो मेथड लगा दो ना आप, तो 1000 और 1331 ये होगा। ठीक है, लेकिन आगे हमें क्या दिया है, आगे हमें दिया है जो ये होगा ना, ये जो हमारे पास ये है 83,853 रुपये, इसका कितना गुना है मैंने बताओ। देखो यूनिट डिजिट पर भाई जो ये हमें दिया गया है यहाँ पर, देखो ना आप, ये यूनिट डिजिट पर 3 आना है, मतलब 1 की मल्टीप्लाई करके 3। क्या पहले ऑप्शन से आ जाएगा 2 एकम 2, इस यूनिट डिजिट से कभी भी 3 नहीं आएगा, इस यूनिट डिजिट से 2 आ रहा है। क्या इससे आ सकता है, नहीं, इस यूनिट डिजिट से 1 आएगा, इस यूनिट डिजिट से 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 30 का परफेक्ट उत्तर होगा 63,000। तो कहने का मतलब क्या है, ये इसका 63 गुना है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो आप इसका भी 63 गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 63,000। कितना हो जाएगा, 63,000। 63,000 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना 13 31 की 63 में। ठीक है, 83,853 ही आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। देखो इसका भी, ये भी RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल में आया है, तो इसका भी अच्छा तरीका आपको बताऊंगा। हमें न बताओ, ये LCM है 4752। आप इसे और इसे देखो ही मत ना। ठीक है, हमें एक चीज़ बताओ, इससे पहले एक चीज़ बताओ कि 2 4 और 3 इनका LCM कितना होगा। 4 या 12, LCM क्या होगा, 12 होगा। तो ये इससे भी 12 कटेगा, इससे भी 12 कटेगा और इससे भी 12 कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये इन तीनों संख्याओं का मल्टीपल ही होगा, कहने का मतलब ये है सारा। ठीक है जी, ठीक है, तो मल्टीपल रहा होगा, तो ये भी मल्टीपल रहा होगा 4752 किसी ना किसी का, इन सब का। तो जो X होगा ये इसे काट रहा होगा कि नहीं काट रहा होगा, बोलो। X काट रहा होगा, नहीं काट रहा होगा, बिल्कुल काट रहा होगा। ठीक है, तो ये 52 क्या है, ये 4 का मल्टीपल है। तो देखना, तो हमारा जो X होगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, इससे सिंपल तरीका कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर खोज लेना। यदि ये 4 का मल्टीपल है LCM, यदि ये LCM 4 का मल्टीपल है तो X भी 4 का मल्टीपल होगा। क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 4 का मल्टीपल है 216।
यही x का मान होगा। x का मान क्या होगा? 216 होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो दिमाग से उड़ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये तरीका बेस्ट मेथड है, ये अपनी ट्रिक है, ये अपना मेथड है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है कि एक समूह के 8 लड़कों का औसत वजन 40 है। जब एक नया लड़का समूह में शामिल हुआ तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया। नए लड़के का वजन ज्ञात करो। ठीक है, तो 8 का कितना है? 8 का 80 लिखा गया। तो 8 का कितना है? 8 का मुझे बताओ। तो 8 का जो है वो 40 है। कितना हो जाएगा योग 8 का? 320। कह रहा है कि एक नया लड़का समूह में शामिल हुआ तो लड़के 9 हो गए और औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि, तो 42 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना, 9 दूनी 18 का 8, 9 चौक 36 और 1 37, ये बनेगा। तो नए लड़के का वजन कितना होगा बता सकते हो आप? यहाँ पर अंतर कितने का है? 58 का। तो 58 किलोग्राम नए लड़के का वजन होगा। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, यही इसका इजी मेथड है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसे मैं आपको लिख दूँ। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसे आप कमेंट में इसका उत्तर दोगे। ये क्वेश्चन, यदि माल 450 रुपये में खरीदा जाता है और 1/3 को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो? हमें कोई पालक बताएगा। और 1/3 को 10% की हानि। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम किसके क्वेश्चन की तरह है बताओ? ये क्वेश्चन अभी नहीं करवाया क्या मैंने? ये बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह है। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन जो आपको मैंने होमवर्क दिया है, बिल्कुल जो मैंने जो करवाया उस क्वेश्चन की तरह है। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2025 19/6/2025 को पूछा गया बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले इस सवाल को यहाँ से पकड़ो और यहाँ तक पकड़ो, यहाँ तक नहीं, तक पकड़ो, तक। 2000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज रूपों में ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ 3 फरवरी 2023 के 23 लीप वर्ष है? नहीं, 29 दिन की फरवरी नहीं होगी, 28 दिन की फरवरी होगी। तो फरवरी में दिन बचे 25 प्लस। तो फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च, जो 31 का होता है, और अप्रैल होता है 30 का, लेकिन अप्रैल 17 तक ही दिया है। लेकिन कहता है जी दोनों तिथियों सहित, तो हमको +1 करना पड़ता। तो इन्हें जोड़ोगे तो 5 और 1 6 और 7 13, 3 हासिल लगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 73। ये 73 दिन आया, लेकिन दर काय में दी है? वार्षिक दी है दर। तो ऐसा वर्षों में करेंगे 365। तो 73 से कितने बार कटेगा? 1/5। ठीक है, अब आ जाओ जी, अब अपना फॉर्मूला लगा लो। कहता क्या है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज तो 2000 को 100 से डिवाइड कर दो। और ब्याज क्या होता है? RT। आर कितनी है? 6 और समय कितना है? 5। तो 2 से 2 जीरो कट गई, 5 से 4 बार कट गया, और 6 चौक 24, 6 चौक 24 इसका राइट आंसर होगा। 24 इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। 24 ही होगा क्या? 6% और 1/5। ठीक है, RT%। ठीक है, तो 24 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर होगा। 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, 24 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर अगले पर देखो, ये भी क्वेश्चन काय में पूछा गया? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 CBT 1।
रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी का एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10, 14 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें। कुल दिनों की पूछे, याद रखना, रिमेम्बरिंग वर्ग नहीं पूछा, तो क्वेश्चन ने मजा बांध दिया है। तो कहते हैं रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी तो 10 दिन, 14 दिन और ये 21 दिन। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कोई बताएगा मुझे? देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। 7 या 21, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। एलसीएम निकालने का तरीका 7 आएगा, 3 आएगा और ये 10 आएगा। या 5 2 लिख लो, 5 2 लिख लो, एक काम करो। एलसीएम निकालने का तरीका होता है ये, ठीक। और 5 आएगा और 2 आएगा। हमें 10 से काटना है, तो एलसीएम कितना बना? 7 21, 5 दूनी 10, 210। तो 10 से 21 बेर कट जाएगा। 14 से कितनी बेर कटेगा? 15 बेर। और 21 से कितनी बेर कटेगा? 10 बेर। इसे उड़ा दूँ यहाँ से, ठीक है। आगे चलो। अब आगे कहते हैं क्वेश्चन को आप इसे यहाँ से पढ़ने की कोशिश करना। पहले मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूँ जी। क्रिस ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। भाई आप इसे कार्य में लगा लो, आप इसे जाने मत दो, आप इसे कार्य में लगा लो। किसे? क्रिस को। इससे 2 दिन कार्य करवाओ आप। 30 कार्य करेगा ये। यदि ये 30 कार्य करता है तो कार्य कितना होगा? कार्य होगा 240 कार्य। अब ये टोटल वर्क है, कार्य 240 हुआ। अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब कह रहा है तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ा, तो तीनों एक दिन मिलकर कार्य करेंगे तो 15, ठीक है। एक काम करो, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 और 2 46। 46 काम कितने दिन में? 5 दिन में कर देंगे। तो कितना कर देंगे? 5 6 30, 0 हंस लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, कितना कर देंगे? 230। कार्य बचा कितना? 10 यूनिट। ये 10 यूनिट क्या बचेगा? रिमेम्बरिंग वर्ग बचेगा, शेष फल बचेगा। ये क्या बचेगा? शेष बचेगा, ठीक है। ये 10 यूनिट कार्य क्या होगा? शेष कार्य बचेगा। 10 यूनिट कार्य जो होगा ये शेष कार्य बचेगा, ठीक है। शेष कार्य बचेगा ये जो 10 यूनिट होगा। ये पेन क्यों क्या हुआ? ठीक है भैया, ये क्या बचेगा? ये रिमेम्बरिंग वर्ग बचेगा 10। अब कौन गया है? रॉबर्ट चला गया। रॉबर्ट गया तो इसे काट दो, 21 घट गया। तो इसे करेंगे कौन? क्रिस और जेरेमी। तो 15 और 10 25 के हिसाब से। तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो 2/5। लेकिन ये तो रिमेम्बरिंग वर्ग है, हमसे पूछा कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? लगे कुल दिनों की संख्या, ठीक है। लगे कुल दिनों की संख्या, तो 2/5 तो यहाँ लगे, प्लस 2/5 तो यहाँ लगे, प्लस 5 दिन रॉबर्ट ने भी तो कार्य किया है, तो 5 दिन इसे भी लगे होंगे। तो इन्हें जोड़ना जरा। तो 5 पंजे 25, 25 और 2 27, 27/5। तो 27/5 क्या होता है? 5.4 डेज। 5.4 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 5.4 डेज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य उत्तर होगा। याद रखना, इस क्वेश्चन को इससे आसान तरीका करने का कोई भी नहीं है, ठीक है। कहीं भी खोज लेना, सब आपका सिर से उड़ा देंगे इस सवाल को। लेकिन मैंने जैसा करवाया है इसे याद रखना, तो आपको काम आएगा ये, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बचे पड़े हैं, बहुत क्वेश्चन है अभी, तो जल्दी करते हैं क्वेश्चन। इसे बताओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपये प्रत्येक की दर से और अन्य 30 पेन 10 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है। वह सभी पेनों को मिलाता है और उन्हें रुपये 14 प्रत्येक की दर से बेचता है। औसतन प्रति पेन उसे कितना लाभ या हानि हुई है? ठीक है, चलो जी। 20 पेन उसने हमारे सामने क्या करा? 20 पेन उसने 15 के हिसाब से खरीदे, तो 15 दूनी 30, 300 पेन हो गए। कोनो दिक्कत नहीं गुरुजी। 30 पेन 10 रुपये प्रति दर से खरीदता है, 30 पेन 10 रुपये की दर से खरीदे, तो ये भी 300 हो गए। टोटल जो कॉस्ट प्राइस है इसका 600 रुपये बन गया क्या?
मैंने कहा बिल्कुल बन गया गुरुजी। और उन्हें 14, यदि वह सभी पेनों को मिला दे तो 50 पेन है, 14 के हिसाब से यदि वो बेचता है उन्हें कितने के हिसाब से 14, तो 14 पंजे 70, 700 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया क्या? मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी। लेकिन औसतन प्रति पेन उसे कितना लाभ या हानि हुई है परसेंटेज में उसने नहीं पूछा। तो नू बताओ कितने हानि हुआ है, लाभ हुआ? उसे लॉस हुआ है। नहीं लॉस नहीं, 600 रुपये की यदि आप कोई सामान आपको खरीद कर ला रहे हो और 700 रुपये में बेच रहे हो तो आपका 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले लॉस वाला तो उत्तर होगा नहीं, लॉस वाले को काट दो, होगा तो प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ मैंने बताओ? प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, 100 रुपये का। कितने पर हुआ है? 50 पेन पर। तो कितने का प्रॉफिट हुआ टोटल? औसतन कितना हुआ? औसतन प्रति पेन 2 रुपये, 2 रुपये का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट जो होगा 2 रुपये का होगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। पंकज, मीरा और अशोक एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 41,000, 39,000 और 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 49,200 है। अर्जित कुल लाभ का 29% दान में दिया जाता है और शेष को उनके निवेश के अनुपात उनके बीच वितरित किया जाता है। तो अशोक का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले आप रेशियो बना लो। तो यहीं 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो उड़ गई सवाल की। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो क्या क्या बचा ऊपर लिखते हैं। पंकज, मीरा, अशोक। तो पूछा 41 रेशियो, 39 रेशियो 84। अब देखो इसने अशोक का हिस्सा पूछा है। अब मैं यदि होता तो इस सवाल को ऐसा करता। 84 क्या है? 21 चौक 84 अर्थात 7 या 21 इंटू 4 ये है। क्योंकि इसने देखो ना आपने अशोक का पूछा है और अशोक क्या है? अशोक हमारे पास 84 है अर्थात 7 इंटू 3 इंटू 4 का मल्टीपल। तो सबसे पहले मैं क्या करता, मैं क्वेश्चन को चेक करता कि 4 का मल्टीपल कौन कौन सा ऑप्शन है। ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है। 17 चौका 68 और 23 चौका 92। अब 3 का मल्टीपल चेक करता, तो अब दूसरा क्या करता? 3 का मल्टीपल चेक करना। 8 और 1 9 6, 8 और 1 9 6 ये 3 का मल्टीपल है। तो 8 और 1 9 और 7 और 2 9 9 ये भी 3 का मल्टीपल है। 7 का चेक कर लो, 7 का चेक कर लो। तो 7 का चेक करोगे तो सी वाले को चेक करो। देखो 7 दूनी 14 बचे कितने? 4, 1 41 और 7 पंजे 35, 6 और 7 निम 63, 7 निम 63 3 38। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसे चेक ही मत करो, इसे ये ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। आप चेक भी कर सकते हो। देखो ना 7 से 7 दूनी 14 बचे कितने? 3 38 हो गया। 7 पंजे 35 बचे कितने? 3 39 हो गया। 7 पंजे 35 बचे कितने? 4 और तालिया 2 का तो 7 छिंग 42। तो ये किसका? डी ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता डायरेक्ट 84 को देखता, क्योंकि इसने अशोक का मान पूछा है तो मैं ऐसे निकालता बाय ऑप्शन। लेकिन इसका बेसिक तरीका क्या है गुरुजी? आप कहोगे कि ऐसी हवा में उड़ा दिया, तो नहीं, इसका बेसिक तरीका भी देखो, इसका बेसिक तरीका भी चेक करते हैं। आपको ये सवाल बेसिक से भी कर लो इसे एक बार। देखो हमें कह रहा है कि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 49,200 रुपये है। अर्जित कुल लाभ का 29% दान में दिया गया। ठीक है, तो ये 49,000, ये जो हमारे पास लिखा है 49,200, 49,200 इसका 29% तो दान में दे दिया। इसका 29% तो क्या में दे दिया? दान में। बचा कितना? बोलो बचा कितना होगा? एक तो ये और 70 वहाँ पर 71 बचा होगा, 71/100। ठीक है, और कह रहा है कि इन्हें सभी को क्या करा? इनके शेष को उनके निवेश के अनुपात में उनको विभाजित किया जाता है। तो इन सभी को जोड़ लो, इनमें विभाजित करा जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इन सभी को जोड़ोगे तो 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 होगा। हासिल 1 होगा तो 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 164 होगा। हमसे पूछा है 84 की वैल्यू, क्योंकि अशोक का पूछा है, बस यही था। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई। ठीक है, क्या ये 2 बार जा रहा है क्या? या 3 बार? 3 चौक 12, बिल्कुल ये 3 बार जा रहा है इससे।
3 बार जा रहा है। तो अब यूनिट डिजिट चेक करता, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें ही 2 है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई किस किस की करोगे तो बताओ, मल्टीप्लाई करोगे 3 × 71 × 84, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास निकल के आएगा 17,892। ये इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये भी क्वेश्चन आसान है, सिंपल है। कैसे, देखो, शिवम का वेतन 12,000 प्रति माह है। वह घर के किराए पर 4,000 और बिल पर 1,500 खर्च करता है। शेष राशि उसकी मासिक बचत है। एक वर्ष में उसके पास बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी। ठीक है, ये लाइन इसने एक्स्ट्रा दी है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यदि देखो, इस लाइन ने इस क्वेश्चन को बदल दिया, समझ रहे हो। यदि इतनी ही देता ना तब इसका अलग होता, लेकिन अब इसका उत्तर अलग होगा। देखो कैसे, शिवम की जो आय है वो कितनी है, वो आय है उसकी 12,000 आय है। वह घर के किराए पर 400 रुपये और बिलों पर 1,500 रुपये, टोटल कितना हो गया, 5,500 बोलो ना आप, मतलब 4,001 और 1,501, 5,500 हो गया नहीं। तो उसने बचाया कितना, उसने मुझे बताओ बचत कितनी करी टोटल। तो 0 0, 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 5 गए 6, ये उसने बचत करी है। हमसे पूछिए ये बचत उसकी मंथली इनकम है, मंथली। तो 11 महीने की पूछिए, क्योंकि एक महीने उसने जन्मदिन पर उड़ा दिए, तो इसका 11 का मल्टीपल था बस। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल करोगे कितना होगा, 65 की मल्टीप्लाई 11 पंजे 55, 5 11 चिंग 66 और 5 कितना हो जाएगा, 71। तो 0 लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है भैया। लेकिन यदि यह वाली लाइन ये नहीं देता कि यदि उसके जन्मदिन महीने में उसने अपनी सारी बचत, यदि ये लाइन नहीं होती तब इसका उत्तर हमारा क्या होता। तब यहाँ पर देखो ना, बता रहा हूँ मैं आपको दोनों, तब आपको यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई करनी होती। तो 12 की मल्टीप्लाई करते तो 12 पंजे 60, 0 हासिल लेंगे 6 और 12 छिंग 72 और 6 78,000 होता। और ये भी ऑप्शन में दिया है, देखो ना आप, ये भी ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत से बालकों ने इसका उत्तर 78,000 लगाया है। लेकिन ये वाली लाइन है ना, यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी राशि खर्च कर दी, अर्थात एक महीने तो उसने उड़ा दी, तब इसका उत्तर ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल ये रहा, ये पाइप एंड टंकी का है और ये सवाल देखो कायम आया है। ये सवाल आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल 2024, एसएससी सीजीएल 2024 में। तो पाइप क्यों टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप आर टंकी को 45 घंटे में भर सकता है। क्यू और आर पाइप 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्लू को भी खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए सभी तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। पाइप डब्लू अकेले पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय घंटों में लेगा, ये पूछा है आपसे। सबसे पहले वही, क्यों कह रहा है मैं 60 घंटे में टंकी को भर दूंगा, आर कह रहा है भाई मैं 45 घंटे में ही टंकी को भर दूंगा। एलसीएम बताना कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 180, 6 तिया 18 और 45 चौका 180। ठीक है, क्यों और आर को 6 घंटे के लिए एक साथ खोला गया, तो 4 तिया 12 और 4 और 3 7, 4 और 3 7 इंटू में 6 घंटे के लिए खोला गया। तो इन्होंने टंकी कितनी भरी, 42 यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने टंकी कितनी भर दी, इन्होंने टंकी भर दी 42 यूनिट, 42 यूनिट इन्होंने टंकी भरी। अब आगे कहता है कि जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्लू को भी खोल दिया गया। अब तीनों पाइप खुल रहे हैं, तो आधे स्तर तक निशान तक पहुंचने के लिए सभी तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला गया। सबसे पहले मुझे बताओ, जब आप तीनों को खोल रहे हो तो 3 + में 4 होगा और माइनस में डब्लू होगा, क्योंकि डब्लू की हमें एफिशिएंसी निकालनी है बराबर। यदि मैं एफिशिएंसी है ना, ये यदि मैं टोटल वर्क को घंटों से डिवाइड कर देता हूँ तो एफिशिएंसी निकल के आएगी। लेकिन हमें आधे स्तर तक जाना है, हमें कितने तक जाना है, आधे स्तर तक, 90 तक।
90 में से 42 यूनिट काम तो हो चुका, भरनी आधी टंकी थी, लेकिन 42 काम हो चुका, बचा 48 काम, जैसे ये 24 घंटे में कर रहे होंगे, तो अर्थात 2 घंटे में। सही है। तो डब्लू की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 और 3 7, 5 हो जाएगी। डब्लू की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। आगे कहना चाहता है कि पाइप डब्लू अकेला पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 180/5 डब्लू कितने दिन में ख़त्म कर देगा? तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर है, 36 इज द राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, ये भी आपको एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। ठीक है, इसे आप कमेंट में बताना, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रहा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, इन्हें कॉपी पेन लेकर बैठे करो और तारे करो। यही सवाल जो आपकी सीरीज जितने दिन चलाऊंगा, इनमें से ही 25 के 25 सवाल देखने को मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको 20 क्लास हिंदी की भी करवाऊंगा आगे, उन 20 क्लास से एक भी क्वेश्चन हिंदी का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जीके पर भी काम चल रहा है, थोड़े दिन रुको, थोड़ी घर में प्रॉब्लम है, इस वजह से क्लास बीच बीच में रुक जाती है। कंटिन्यू चलेगी, तो 3-4 दिन का टाइम दो, आपको कंटिन्यू क्लास चलेगी। ठीक है, यदि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी करते रहें क्लास को साथ साथ। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, राम राम।